हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट रूल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ द D&AR 1968 स्पेसिफाई द पेनाल्टीज़। जैसा कि हम जानते हैं, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के अंदर दो तरह की पेनाल्टीज़ मेंशन है, दैट इज़ माइनर पेनाल्टीज़ एंड मेजर पेनाल्टीज़। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन से रूल्स के तहत ये पेनाल्टीज़ आती हैं। रूल 9, रूल 11, रूल 6 एंड रूल 5। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ रूल नंबर 6। ठीक है, आपको बताते चले रूल नंबर 4 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट टू प्लेस रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। और इसके अंदर 3 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, जिसके तहत जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है वह रेलवे सर्वेंट्स को अंडर सस्पेंशन रखती है। रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 के अंदर जो है बेसिकली कंडीशन फॉर सस्पेंशन है। इसी में रूल नंबर 5 क्लास 2 जो है दैट इज़ डीम्ड सस्पेंशन के लिए। ठीक है, रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 पेनाल्टीज़ के लिए होता है। रूल नंबर 9 बेसिकली, रूल नंबर 9 की बात करें तो रूल नंबर 9 इज़ रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज़। तो मेजर पेनाल्टीज़ के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, दैट इज़ अंडर रूल नंबर 9। एंड रूल नंबर 11 इज़ रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज़। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ रूल नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग ऑफ द रूल 6 ऑफ द D&AR 1968 दैट स्पेसिफाई द मेजर पेनाल्टीज़। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज 4th एंड 5th, 5th एंड 6th, से 9th एंड 10th एंड 7th एंड 8th। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी रूल नंबर 6 के तहत जो है तो मेजर पेनाल्टीज़ को बताता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया अभी, रूल नंबर 6 के अंदर पेनाल्टीज़ है, और ये जो पेनाल्टीज़ है टोटल 2 पार्ट से डिवाइड है। वन इज़ अ माइनर पेनाल्टीज़ एंड अदर इज़ अ मेजर पेनाल्टीज़। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं माइनर पेनाल्टीज़ की, तो हम माइनर पेनाल्टीज़ को बेसिकली 1 से 4 के बीच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दैट इज़ माइनर पेनाल्टी 1, माइनर पेनाल्टी 2, माइनर पेनाल्टी 3, 3A, 3B एंड 4। तो इस तरह से टोटल माइनर पेनाल्टीज़ की अगर बात करें तो देर आर टोटल 6 माइनर पेनाल्टीज़ अंडर D&AR 1968। ओके, इसी प्रकार हम मेजर पेनाल्टीज़ की अगर बात कर लेते हैं तो मेजर पेनाल्टीज़ के अंदर अगर हम मेजर पेनाल्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर पेनाल्टीज नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है तो मेजर पेनाल्टीज़, तो टोटल 5 मेजर पेनाल्टीज़ है। और इस तरह से रूल नंबर 6 के अंदर हम टोटल 11 माइनर एंड मेजर पेनाल्टीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे मेजर पेनाल्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 5 एंड 6 और 7 एंड 8। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज़ द राइट आंसर। ओके, जिसमें 7 नंबर की बात करेंगे तो 7 नंबर इज़ फॉर कंपलसरी रिटायरमेंट, 8 नंबर फॉर रिमूवल एंड 9 नंबर फॉर डिसमिशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टडी लीव इन नॉर्मल केस इन इंटायर सर्विस इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव। स्टडी लीव तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो है वह कितना होता है, 24 मंथ्स का होता है। बट इन कॉम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव्स के साथ अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें इसकी, तो यह कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 28 मंथ्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पे। UMID, that is Unique Medical Identification, is a software for generating smart medical cards for serving and railway pensioners, developed by Dash Dash Railways as the direction of Railway Board through online.
तो UMID दैट इज़ यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ साउथ सेंट्रल रेलवे SCR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच आर द फॉलोइंग कैटेगरी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज PET फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवेज फॉर लेवल 1 पोस्ट इज नॉट एग्जेम्प्टेड फॉर, दैट इज पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे, एक्स सर्विसमैन, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। Which are the following is correct regarding appointment on compassionate grounds in the event of death of both husband and wife, both are railway employees। तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं और इस केस में यहाँ पे कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, सो ओनली वन CGA इज़ परमिसिबल ईदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ विच एवर इवेंट अकर फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल फॉर अपर एज रिलैक्सेशन इन द इंटरमीडिएट अप्रेंटिस सिलेक्शन। नो, ही इज़ नॉट अवेलेबल। सो यहाँ बोला जा रहा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एम्प्लॉयज़ अपर एज रिलैक्सेशन उसको नहीं मिलेगा, ही इज़ नॉट एलिजिबल इन द इंटरमीडिएट अप्रेंटिस सिलेक्शन। ठीक है, whereas reservation for PWBD in GDC is applicable in GDC। So option number second is right, but it is not correct statement। So option number B इसका right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली SC/ST जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड यह क्वेश्चन है यहाँ पे, उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इफ़ एडिक्वेट नंबर ऑफ SC एंड STs आर नॉट अवेलेबल विद इन द फील्ड सो डिटरमिन्ड फॉर द कंसिडरेशन अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज, द फील्ड शुड बी एक्सटेंडेड टू 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड दोज SCs एंड STs कमिंग इन द एक्सटेंडेड फील्ड इंक्लूडिंग द अदर शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अदर शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली SC एंड ST शुड बी कंसिडर्ड। सो दैट अगर हम बात करें इस पॉइंट्स के बारे में कि इफ़ एडिक्वेट नंबर ऑफ SC एंड ST आर नॉट अवेलेबल, अगर SC एंड ST का सफिशियंट नंबर अवेलेबल नहीं है विद इन द फील्ड सो डिटरमिन्ड फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज इन द फील्ड। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट शुड बी एक्सटेंडेड टू व्हाट 5 times नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इस केस में हम 5 times नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सटेंड कर सकते हैं, और यह केवल किसके लिए होगा, फॉर SC/ST के लिए होगा, नॉट फॉर अदर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Next is question number 9. For retired employees up to and including selection grade of JA grade in respect of whom major or minor penalty proceedings had already been initiated before their retirement and where such proceedings are to be dropped but government's displeasure is to be communicated। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयड अप टू एंड इंक्लूडिंग सिलेक्शन ग्रेड दैट इज SG ऑफ JAG, JA ग्रेड का कोई ऑफिसर है यहाँ पे, ठीक है, और उसके उस पर जो है तो मेजर और माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इनिशिएटेड है। ठीक है, बिफोर देयर रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट होने से पहले। तो वेयर सच प्रोसीडिंग्स आर टू बी ड्रॉप्ड, तो इस केस में बोला जा रहा है यहाँ पे कि सच प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएटेड है उसको ड्रॉप किया जा सकता है, बट गवर्नमेंट्स डिस्प्लीजर इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो डिस्प्लीजर है उसको कम्युनिकेट करना है। तो इस केस में यहाँ पे इसके संबंधित जो पावर है वह किसके पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट GM साहब। सो जनरल मैनेजर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। फॉर रिटायर्ड ग्रुप डी, ग्रुप सी एंड ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ whom इट इज़ डिसाइडेड नॉट टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ कट इन पेंशन। सो यहाँ पे कट इन पेंशन की बात की जा रही है। कट इन पेंशन बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट बट कम्युनिकेट गवर्नमेंट्स डिस्प्लीजर इंस्टीड। सो इसके संबंधित पावर भी जो है, दैट मीन्स व्हाट, कट इन पेंशन की अगर बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रिमूवल और डिसमिशल की पेनाल्टीज़ जो है तो संबंधित एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ जीएम और एजीएम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ इन द डिवीज़न। सो यहाँ पे नॉन गजेटेड स्टाफ का एक्सेप्टेंस करना है रेजिग्नेशन को, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हु कैन डिसमिस द एम्प्लॉय, हु कैन रिमूव द एम्प्लॉय एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये तीनों ही कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रीअपॉइंट नॉन गजेटेड स्टाफ आफ्टर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट रिमूवल एंड डिसमिशल रिजल्टिंग फ्रॉम डिसिप्लिनरी एक्शन। तो रिमूवल और डिसमिशल जो कि D&A आरक्षण से हुआ है उसको छोड़कर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जो कि नॉन गजेटेड स्टाफ जिन्होंने रिजाइन कर दिया था पहले उनको अब रीअपॉइंट कर सकता है। तो जूनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर, जे ग्रेड ऑफिसर और DRM और ADRM। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ DRM, ADRM और SAG। Who is the competent authority for accepting voluntary retirement of artisan staff working in the level 2 in the division। तो आर्टिशन स्टाफ के लिए जो अगर बात करें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टिंग VRS, तो VRS के लिए जूनियर स्केल ऑफिसर, सीनियर स्केल ऑफिसर, जे ग्रेड ऑफिसर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पोस्ट ऑफ आर्टिशन स्टाफ विद इन द डिवीज़न। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट की बात की जा रही है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट। So the lowest competent authority for temporary transfer of post of the artisan staff within the division is the DRM or CWM. So option number B is the right answer. Next है question number 15. The ad hoc promotion on selection post against regular vacancies should be given for with the approval of. So the ad hoc promotion on selection post against regular vacancies should be given with the approval of PCPO, that is Principal Chief Personnel Officer. Next one is ad hoc promotion on non-selection post can be given for the period of 3 months, 4 months, 6 months, non-admissible. सो अगर हम बात करें यहाँ पे एड हॉक प्रमोशंस ऑन नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो एड हॉक प्रमोशन है वह एडमिसिबल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ IRMS ऑफिसर्स ऑफ सिलेक्टेड थ्रू UPSC। तो यहाँ पे IRMS ऑफिसर की बात की जा रही है। IRMS का मतलब है यहाँ पे इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज से है, जिसका नाम अभी चेंज करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया है। तो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस के अंदर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, दैट मीन्स व्हाट, उनका ट्रेनिंग पीरियड कितना है, तो उनका ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वह 3 मंथ्स का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि UPSC से सिलेक्ट होते हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वह 3 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। द लोवेस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द पोस्ट ऑफ आर्टिशन स्टाफ। तो यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट की बात की जा रही है ऑफ आर्टिशन स्टाफ की। तो इसके लिए जो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जे ग्रेड ऑफिसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री पास। तो PRCP की बात हो रही है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए अगर बात करें यहाँ पे,
तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विसेज है दैट इज़ व्हाट 20 ईयर्स। ठीक है, इस केस में नॉन गैजेटेड जो स्टाफ होता है उसने 20 ईयर्स या उससे ऊपर की सर्विस कर ली है तो इस केस में उसको 2 सेट्स पर ईयर का पास मिलता है। और जो गैजेटेड स्टाफ है उनके लिए जो है गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए उनको 3 सेट्स ऑफ पर ईयर का कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कॉम्पेशनेट अलाउंस शैल बी सैंक्शन टू डैश डैश बी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो द रेलवे सर्वेंट हु इज़ द रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस दैट मीन्स व्हाट, जिसके अगेंस्ट जो है पेनाल्टी नंबर 8 और 9 को इनिशिएट कर दिया गया है, ठीक है, और कंप्लीट कर दिया गया है। दैट मीन्स व्हाट, रेलवे सर्वेंट्स हु इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, तो उनके लिए जो है on the recommendation of disciplinary authority compassionate allowance can be granted. So option number A is the right answer. नेक्स्ट 21 की बात करेंगे। सुपर एन्यूएशन पेंशन इज पेड हु रिटायर्स विद द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सुपर एन्यूएशन पेंशन के लिए अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वह 10 ईयर्स की है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 22 की बात करेंगे। नेम द स्कीम सिमिलर टू MACP फॉर द ऑफिसर्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज। सो मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए MACP जैसे नाम की कोई दूसरी स्कीम्स जो रेलवेज़ के अंदर है दैट इज़ व्हाट DACPS, डायनामिक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द रेट ऑफ PF डिडक्शंस फ्रॉम द पे। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो नॉन कंट्रीब्यूटरी स्टाफ के लिए जो PF डिडक्शंस है फ्रॉम द देयर पे इज़ अ 8.33% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए यहाँ पे। एंड फॉर कंट्रीब्यूटरी स्टाफ देयर इज़ अ 10% डिडक्शंस फ्रॉम देयर बेसिक पे। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। राइट टू सबमिट पिटीशंस टू द प्रेसिडेंट, नथिंग इन दीज रूल्स शैल ऑपरेट टू डिप्राइव अ रेलवे सर्वेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ सबमिटिंग अ पिटीशन टू द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन। तो यहाँ भी बात की जा रही है राइट टू सबमिट पिटीशंस टू द प्रेसिडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जो मेंशन किया गया है दैट इज़ मेंशनड इन द अपेंडिक्स 2 ऑफ IREC वॉल्यूम 1। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that is incorporated in accounts manual, establishment code, finance code और model schedule of power MSOP। तो इसका आंसर हो जाएगा कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी और स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन IRFC वॉल्यूम 1। प्लीज़ रिमेंबर इट। इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 का जो पैरा नंबर 116 है, ठीक है, पैरा नंबर 116, इसके अंदर आपके कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी को मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूल नंबर 21, प्लीज़ रिमेंबर इट, रूल नंबर 21 ऑफ GFR 2017 जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स है उसका रूल नंबर 21, इसके अंदर भी जो है तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी को मेंशन किया गया है, जिसके अंदर 4 रूल हैं। दैट इज एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी बी मोर देन ओकेजन डिमांड, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर टू सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर इट्स एडवांटेज, पब्लिक मनी के यूटिलाइजेशन के बारे में है एक, और अमाउंट ऑफ अलाउंसेस जो है तो वह सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए टू रेसिपिएंट। तो ये 4 रूल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। 26 नंबर क्वेश्चन है। द कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 इज पेएबल टू द विडो और डिपेंडेंट्स। किस फॉर्म में कंपनसेशन को पे किया जा रहा है इसके बारे में बात की जा रही है। तो कैश इज गिवन बाय एम्प्लॉयर, पेमेंट थ्रू कमिश्नर ऑफ द एक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट पेमेंट थ्रू कमीशन ऑफ द एक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। फॉर डिसाइडिंग क्लासिफिकेशन और ड्यूटी आवर्स ऑफ द गेट कीपर एट अ लेवल क्रॉसिंग गेट्स इंजीनियरिंग, जोनल रेलवेज इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट।
तो इसके लिए जो जोनल रेलवेज को फैक्चुअल जॉब एनालिसिस कंडक्ट कराना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। इन MSOP 2018 पार्ट F सब पार्ट 2 नॉन गजेटेड एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स द पावर टू एक्सेप्ट VRS इंक्लूडिंग द वेवर ऑफ नोटिस पीरियड लाइज विद PHOT, DRM, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और GM। तो MSOP 2018 के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो जो पावर टू एक्सेप्ट VRS है इंक्लूडिंग द वेवर ऑफ नोटिस पीरियड वह लाई करती है विद द DRM। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। इन जनरल एन एम्प्लॉय फाउंड अनसुइटेबल इन लास्ट सुइटेबिलिटी टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फ्रेश सुइटेबिलिटी टेस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट 1 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। द रिव्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी डन बाय द अथॉरिटी विच इज़ कॉम्पिटेंट विद द डैश डैश अंडर रूल्स 1968। तो यहाँ पे सस्पेंशन की बात की जा रही है। तो सस्पेंशन को जैसा कि मैंने बताया आपके लिए कि रूल नंबर 5 के अंदर सस्पेंशन को मेंशन किया गया है, रूल नंबर 5 के अंदर। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो सस्पेंशन के लिए हम रिव्यू भी करा सकते हैं। तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज बाय रिव्यू कमेटी। तो रिव्यू कमेटी जो है तो संबंधित जो भी चार्ज ऑफिशियल्स है जिसके अगेंस्ट जो है तो सस्पेंशन की प्रोसीडिंग्स की गई है, तो उसके सस्पेंशन को हम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज रिव्यू करेंगे बाय द रिव्यू कमेटी। और इस केस में एक और पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि याद रखना है कि एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, एट अ टाइम जो है तो 180 डेज से अधिक का जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन, वह नहीं हो सकता। सो एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट अ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके LDC एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, अभी जो आपका AME का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। तो इस तरह से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को इस वीडियोज़ में रिव्यू करा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।